हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है SST प्लस यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक नया जर्नी अपना स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग और सपोर्ट चाहिए। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। क्लास 7 से हम शुरू कर रहे हैं, जो कि आपको क्लास 7 का ये फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम समझेंगे कि भारत का जो भौगोलिक रूप से डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। इस चैप्टर को 2 पार्ट में हम बनाए हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें इंट्रोडक्शन इंडिया एंड इट्स 5 रीजन, मतलब इंडिया और इसके 5 जो रीजन है, जो भौगोलिक रूप से संरचना है, उसके बारे में समझने वाले हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है सो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इंडिया अलोंग विथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार फॉर्म्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जितने भी कंट्री है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सभी आपस में मिल करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, इसको हिंदी में उप महाद्वीप हम लोग कहते हैं। अब ये जो 5 रीजन है, ये 5 कौन कौन सा रीजन है जो इस चैप्टर में 5 रीजन बताया गया है? वह है आपको माउंटेन जोन, गैंगेटिक प्लेन्स, डेजर्ट रीजन, साउदर्न पेनिनसुला एंड आइलैंड्स। इस सभी के बारे में हम समझने वाले हैं एक एक करके। 5 रीजन में भारत को क्षेत्र में, पूरे भारत को 5 क्षेत्र में बांटा गया है। हिंदी में बोले तो पर्वत, मैदान, मरुस्थल, दक्षिणी प्रायद्वीपीय और द्वीप, सभी के बारे में एक एक करके हम समझेंगे। इंडिया का नेचुरल बाउंड्रीज भी है। नॉर्थ में आपको हिमालय मिलेगा, वेस्ट में थार डेजर्ट और अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। ये इंडिया का नेचुरल बाउंड्री है। नेचुरल बाउंड्री मीन्स मतलब प्राकृतिक के द्वारा, मतलब कोई मेन मेड नहीं है, खुद ने प्राकृतिक जो है सो इंडिया को ये नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड किया है, दिया है। अब इस स्लाइड में देख रहे हैं, लिखा हुआ है द हिमालय ओवरव्यू एंड फॉर्मेशन, मतलब हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हो, हिमालय का निर्माण कैसे हो। जो हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका निर्माण कैसे हो, तो उसके बारे में समझते हैं पहले कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये गोंडवाना आइलैंड है। जो इंडिया आज आप देख रहे हैं, वो इंडिया आज से लगभग 70 मिलियन ईयर्स एगो जो है गोंडवाना आइलैंड का हिस्सा था, और उससे धीरे धीरे टूटता गया और टूट के और जो है सो वो आगे बढ़ता गया, मतलब नॉर्थ की ओर स्लोली धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर आकर के ये धीरे धीरे बढ़ता गया, और ये यूरेशियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट क्या है ये समझिए। जो एशिया कॉन्टिनेंट है और यूरोप कॉन्टिनेंट है, दोनों को मिलाकर के यूरेशियन प्लेट का निर्माण होता है। तो जब ये गोंडवाना आइलैंड से टूटता गया और धीरे धीरे नॉर्थ की ओर बढ़ता गया, इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि नॉर्थ की ओर बढ़ता गया। श्रीलंका भी इसके पीछे है, जैसे यहाँ पे श्रीलंका है वैसे यहाँ पे भी धीरे धीरे श्रीलंका आगे भारत के साथ ही बढ़ रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आया जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ में आकर के टकराया। तो टकराने से क्या होता है कि जब 2 कारपेट समझिए कि टकराएगा, तो उसका क्या होगा, एक हिस्सा या तो ऊपर उठेगा या तो नीचे धंस जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि ये ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के बाद में यहाँ पे ये ऊपर उठ गया। इसी से हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत का फाउंडेशन कैसे हुआ, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। जो इंडिया आज आप देख रहे हैं, ये आज से 70 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना आइलैंड का हिस्सा था, और वो धीरे धीरे उससे टूटता गया और नॉर्थ की ओर बढ़ता रहा धीरे धीरे, और उसके बाद आकर के ये यूरेशियन प्लेट में, किस प्लेट में, यूरेशियन प्लेट में, जो यूरोप और एशिया के मिलने से बनता है, उसमें आकर के टकराया। उसी के टकराने से ये हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ, फाउंडेशन। आज भी हिमालय पर्वत को वैसे भी यंग पर्वत बोला गया है। क्यों? क्योंकि हर वर्ष 5 मिलीमीटर एवरी ईयर ये आगे बढ़ रहा है, और इंडिया आज भी पुश कर रहा है। एशिया जो है 5 सेंटीमीटर पर ईयर पुश हो रहा है। हमें तो लग रहा है कि आने वाला टाइम में ऐसा ना हो कि इंडिया जो है सो पुश करते करते हम लोग चाइना तक पहुंच जाए। वैसे अच्छा ही होगा ना, चाइना तक तो कम से कम पाकिस्तान तक तो पहुंच जाना ही चाहिए हमें। तो इसीलिए हिमालय को जो है सो यंग माउंटेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ ये समझ गए। अब आइए हिमालय पर्वत के बारे में जानते हैं। जो हिमालय का रेंज है
वो लगभग आपको 2500 किलोमीटर लंबा माना जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे पिक्स हैं, चोटियां हैं, जो कि 8000 मीटर से क्या है, ऊंचे है। उन्हें जो क्या बोला जाता है, 8000 के नाम से जाना जाता है। और ये हिमालय पर्वत जो है सो लगभग 6 कंट्री में है। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 6 कंट्री में जो है सो आपको हिमालय पर्वत फैला हुआ है। कौन कौन सा कंट्री है? भारत है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों बोला गया है? क्योंकि जो हिमालय पर्वत है ना, वो पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। अब बर्फ क्या होता है, धीरे धीरे पिघलते रहता है। अब पिघल करके पानी बनता है। अब पानी जो बनता है ना, तो वहीं से बहुत सारे नदियां जो है सो निकलती है, जैसे गंगा रिवर, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ये जो गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर जहां से निकलती है उस जगह का नाम गंगोत्री है, उस राज्य का नाम उत्तराखंड है। और गंगा रिवर को हमारे देश में माँ का दर्जा मिला है। भले ही हम लोग उसे साफ नहीं रखते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन भारत दुनिया का मात्र एक ऐसा कंट्री है जिसे जहां नदी को माँ की दर्जा मिला है। और हम लोग का ये कर्तव्य भी बनता है कि गंगा रिवर को साफ रखना चाहिए। गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजना चला रखी है, लेकिन कुछ हद तक तो सही भी है, लेकिन पूरी तरह से वो सक्सेस नहीं है। खैर जो भी है, तो इसे वाटर टावर ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे बर्फ से ढका हुआ रहता है पूरे वर्ष भर, और बर्फ पिघल करके बहुत सारी नदी वहां से निकलती है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया। तो गंगा रिवर गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड राज्य से निकलती है। तो ये आपको जो है सो इसीलिए इसे क्या बोला गया है, वाटर टावर ऑफ एशिया के नाम से जाना गया है। और भारत हर वर्ष जो है, हर साल जो है सो 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है, और हिमालय अभी भी 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रहा है, जिसके कारण से इसे क्या बोला गया है, यंग पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस स्लाइड को हम समझ चुके हैं कि कैसे गोंडवाना आइलैंड से इंडिया टूट के अलग हुआ, यूरेशियन प्लेट में आकर के टकराया, फिर जो है सो कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसका पिक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से फोल्डेड होता है, माउंटेन ऊपर उठता है। अब आता है जो हिमालय पर्वत बना, उसका निर्माण हुआ, उसका कितना रेंज है? उसमें 3 रेंज है। एक है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ये तीनों रेंज के बारे में हम समझते हैं एक एक करके आराम से। जो हिमाद्री है, ये सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, इसे हिमाद्री बोला गया है। पार्ट ऑफ हिमालय, ये पूरे वर्ष भर स्नो मतलब बर्फ से ढका हुआ रहता है, पूरे वर्ष भर। दिख भी रहा होगा आपको पिक्चर में, पूरे वर्ष भर बर्फ से एकदम ढका हुआ है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसी रेंज का हिस्सा है। मतलब माउंट एवरेस्ट जो है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट नाम है। तो कहाँ पाया जाता है आपको? यहीं पे हिमाद्री, जो कि हिमालय पर्वत का सबसे हाईएस्ट पार्ट है, हिस्सा है। उसके बाद सेकंड में आपको आता है हिमाचल। हिमाचल को आपको मिडिल रेंज में आता है। इसमें आपको काफी सारा पॉपुलर जो फेमस हिल स्टेशन है, जैसे लाइक शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल एंड मसूरी आर लोकेटेड इन दिस जोन। ये टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस जगह है। शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, ये सब टूरिस्ट के लिए काफी फेमस है। टूरिस्ट किसे बोलते हैं? पर्यटक, जिसे हिंदी में पर्यटक बोला जाता है, जो किसी दूसरे जगह से वहां घूमने के लिए जाते हैं। अभी तो गर्मी का टाइम है और छुट्टी का टाइम है, बहुत सारे व्यक्ति गए होंगे वहां घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए अपना। तो ये काफी पॉपुलर है, काफी फेमस है टूरिस्ट के लिए। ये मिडिल रेंज हो गया। सबसे जो नीचे वाला रेंज है ना, इसे शिवालिक बोला गया है। इसे क्या बोला गया है? शिवालिक। ये सबसे आउटर मोस्ट आपको पार्ट है हिमालय का, लोएस्ट पार्ट कह सकते हैं आपको हिमालय का। ये नॉर्दर्न प्लेन जो फ्लैट वाला एरिया है वो माना जाता है इसका, यहाँ खेती वगैरह होता है। अब आइए इस हाउस के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं, जानते हैं क्या है ये हाउस। पिक्चर में जो दिख रहा होगा इधर, इसका नाम है काठकुनी घर। ये आपको पश्चिम हिमालय की पारंपरिक, ये पश्चिम हिमालय का ट्रेडिशनल हाउस है। कैसा हाउस है? ट्रेडिशनल। ये स्टोन मतलब पत्थर, वुड मतलब लकड़ी से मिल करके इसे बनाया जाता है। इसका खासियत ये है, मतलब इसका जो विशेषता है ये है कि ये अंदर से थोड़ा गर्म रहता है। मतलब क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, जिस कारण से वहां के व्यक्ति इस तरह के घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अंदर से क्या होता है, थोड़ा आपको गर्म महसूस कराएगा, आपको वार्म रखेगा आपको अंदर से विंटर में, ठंड में। ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम मिड अर्थक्वेक। मतलब छोटा मोटा अगर भूकंप आता है ना, तो उससे भी आपको ये बचा लेगा। छोटा मोटा भूकंप झेलने की क्षमता इसमें होती है, जिसे ये पारंपरिक हाउस है, जिसका नाम क्या है?
काटकुनी घर। अब आता है कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि हम लोग एक ऐसे खूबसूरत कंट्री में रहते हैं, इंडिया में। पूरे दुनिया का अगर आप भ्रमण करेंगे ना, तो जो फील आपको आएगा, जो फील आप करेंगे, वो आप अगर इंडिया का भ्रमण कर लिए, वो फील आप कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो फीलिंग आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में कोल्ड डेजर्ट भी है, हॉट डेजर्ट भी है। मतलब हर तरह के आपको इंडिया में मिलेगा, पर्वत, पहाड़, पठार, हर चीज मिलेगा इंडिया में। कोई ऐसा भौगोलिक हो या जो भी सांस्कृतिक हो, ऐसा कुछ नहीं जो आपको नहीं मिलेगा, हर चीज देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में जन्म लिए। और इंडिया काफी डाइवर्स कंट्री है, मतलब विविधता भरा हुआ देश है। तो इसमें कोल्ड डेजर्ट के बारे में हम समझते हैं, जिसे लद्दाख। तो कोल्ड डेजर्ट क्या है? आपको हॉट डेजर्ट गर्म ज्यादा होता है, कोल्ड डेजर्ट में ठंड ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। जितना भी मान चलिए सभी जो जमीन का हिस्सा है, मरुस्थल है, वैसे लोग को गर्म ही जानते हैं। डेजर्ट के नाम सुनते ही दिमाग में पहला जो परसेप्शन बनता है वो बनता है कि गर्म ही होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डेजर्ट जो है सो क्या हो, गर्म ही हो। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लद्दाख कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ बारिश एकदम न के बराबर होता है, वेरी लिटिल रेनफॉल बट इज कोल्ड इंस्टेड इज ऑफ हॉट। बारिश नहीं होती, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये जो है सो हॉट ही होगा हर जगह। लद्दाख इन इंडिया, लद्दाख जैसे इंडिया का ही पार्ट है, हिस्सा है, इज ए कोल्ड डेजर्ट वेयर टेम्परेचर ड्रॉप टू, मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है ना, सो ठंडी के टाइम में, विंटर में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। अब समझिए वहाँ का जो लोकल व्यक्ति होंगे उनको उनका रहना कितना कठिन होगा। तब तो यह है कि जो जहाँ रहते हैं उस हिसाब से वो ढल जाते हैं, उस हिसाब से रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक झील है जिसका नाम है पैनगोंग शो। पैनगोंग शो, ये टी जो है ना, टी यहाँ पे साइलेंट होता है, इसीलिए एस ओ शो ही हम पढ़े, पैनगोंग शो। अब ये शो का मतलब क्या है? ये लद्दाख का सबसे फेमस प्रसिद्ध लेक है, झील है। अब ये शो का मीनिंग क्या होता है? तिब्बतन लैंग्वेज। अब तिब्बतन लैंग्वेज सर यहाँ कहाँ से आ गया? जो आप देखेंगे ना, तो लद्दाख का से सटा हुआ एक तिब्बत, जिसपे चाइना अभी कब्जा कर रखा है, वो एक कंट्री है। वहां का लैंग्वेज तिब्बतन लैंग्वेज है, जो कि लद्दाख में भी बोला जाता है, तिब्बतन लैंग्वेज। तो तिब्बत शो का मतलब होता है तिब्बतन लैंग्वेज में लेक, जिसे हम लोग हिंदी में झील बोलते हैं। दिस लेक हैज, मतलब इस लेक का जो वाटर है ना, पानी है ना, वो कैसा मिलेगा आपको? खरा पानी मिलेगा, नमकीन वाटर मिलेगा। कारण क्या है? बिकॉज मिनरल्स डिसॉल्व इनटू इट फॉर्म फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन्स, मतलब इसके आसपास पूरा माउंटेन है, तो उससे बहुत सारे मिनरल्स जो है सो आकर के इसमें घुल जाता है, जिसके कारण से इसका पानी क्या होता है? नमकीन बन जाता है, खरा पानी हो जाता है। अब लद्दाख को मूनलैंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मूनलैंड? आइए जानते हैं हम लोग। मूनलैंड इसलिए बोला जाता है लद्दाख को क्योंकि इस चांद की तरह, जैसे पिक्चर में आप दिख रहे हैं, जैसे चांद पे सरफेस दिखता है ना, इसका निक नेम मान चलिए आप कह सकते हैं कि निक नेम लद्दाख का मूनलैंड है। जैसे हमारे आप में भी बहुत सारे व्यक्ति का निक नेम होगा, ऑफिशियल कुछ नाम है, घर में कुछ नाम है, तो उसी तरह से मूनलैंड बोला गया है किसको? लद्दाख का। तो लद्दाख तो मतलब अभी तो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसका निक नेम क्या हो गया? मूनलैंड। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है ना, जो उसका भूभाग है, वो चांद जैसा दिखता है, इसीलिए उसे मूनलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मूनलैंड के नाम से कौन से यूटी को, यूनियन टेरिटरी को जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं कि लद्दाख को क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसका सरफेस, जो कि पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा, इससे मून के सतह की तरह दिखता है। एक एनिमल यहाँ पाया जाता है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा इधर, इसका नाम याक है। ये काफी महत्वपूर्ण, वहां के व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि इनका जो बाल होता है उससे ऊन निकाला जाता है, फिर इसका मीट जो है सो वहां के व्यक्ति खाते हैं, मिल्क मिलता है इससे। इसका जो गोबर होता है फ्यूल के रूप में यूज करते हैं वहां के व्यक्ति। सबसे बड़ी बात, अब माउंटेन वाला एरिया है, तो वहां तो रोडवेज की सुविधा बहुत अच्छा है नहीं, वहां तो हाईवे, एक्सप्रेस वे बना हुआ है नहीं, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या कोई सामान को ढोने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण वहां रोल निभाते हैं याक। तो याक के बारे में भी आप समझ चुके होंगे। अगर जो हम समझा रहे हैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई टॉपिक में, तो आप उसे कमेंट जरूर कर दे, कमेंट में कर दे कि सर ये नहीं समझ पाए हम, एक बार आप इसे
और एक्सप्लेन कर दें हम अच्छी तरह से, और नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें एक्सप्लेन कर देंगे एक बार। लेकिन आप कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसमें कहाँ इंप्रूवमेंट का जरूरी है, आपको क्या लग रहा है कि ये नहीं, ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये आप बता सकते हैं, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई इशू नहीं है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब आइए पढ़ते हैं हम द गैंगटिक प्लेन्स हार्ट ऑफ इंडिया। अब इसे हार्ट ऑफ इंडिया क्यों बोला गया है? हमारे शरीर का जो दिल है वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, वैसे तो सब अपने आप में इंपॉर्टेंट ही है, महत्वपूर्ण ही है, लेकिन वो दिल जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसे इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो एरिया है ना, इस पे खेती होता है, जबरदस्त खेती होता है, यहाँ का रोडवेज, रेलवेज, हर तरह की सुविधा यहाँ पे पाया जाता है, मिनरल सब कुछ यहाँ पाया जाता है, जिसके कारण से इसे हार्ट ऑफ इंडिया बोला गया है। गैंगटिक प्लेन्स द लार्ज फ्लैट फर्टाइल एरिया ऑफ लैंड, मतलब ये जमीन का ऐसा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है जो समतल है, फ्लैट है, और इस पे क्या होता है, खेती होता है, जो नॉर्दर्न इंडिया का हिस्सा भी है, अराउंड द गंगा रिवर सिस्टम। अब आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति कहाँ खेती करेगा? जहां उसे पानी मिलेगा, सुविधा मिलेगा, तो ये गंगा रिवर के आसपास वाला एरिया है। दूसरी बात, समतल एकदम मैदानी इलाका है, तो यहाँ पे खेती भी अच्छी होती है। अब खेती अच्छी होती थी, इसके कारण से यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कहाँ रहेगा ज्यादा? जहां उसे हर सुविधा मिलेगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब खेती योग्य भूमि आपको ज्यादा मिलेगा। पूरी दुनिया के कंपेयर में यहाँ जो खेती योग्य भूमि है बहुत अच्छा मिलता है, ज्यादा है, तो इसीलिए ये इसे हार्ट ऑफ इंडिया बोला गया है। अब आता है फर्टाइल लैंड दैट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स। अब यहाँ पे जो जमीन होता है ना, काफी मिनरल्स से भरपूर, मतलब जो खेती के लिए, फसल के लिए पोषक तत्व चाहिए वो यहाँ ज्यादा पाया जाता है। कहाँ से आता है ये पोषक तत्व? ये पोषक तत्व जो आता है ना, ये आपको जो पहाड़ से मतलब जो हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती है ना, रिवर आती है, बहती है, वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को लेकर के आती है और उसे डिपॉजिट करते जाती है, छोड़ते जाती है, अपने साथ जमा करते जाती है मिनरल्स को, फ्रॉम माउंटेन ऑन टू द सॉइल। कहां से लाती है? माउंटेन से लाती है, और इस मैदानी इलाके में आकर के उसे छोड़ती है, जिसके कारण से यहाँ का जमीन भूमि क्या होता है, और ज्यादा उपजाऊ बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे खेती जबरदस्त तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है ट्रिब्यूटरीज। ये क्या होता है समझिए, जब कोई छोटी नदी एक बड़ी नदी में आकर के मिलता है तो उसे ट्रिब्यूटरीज बुलाता है, सहायक नदी बुलाता है। यहाँ लिखा हुआ है ए स्मॉलर रिवर डेट ज्वाइंस ए लार्ज रिवर। जब एक छोटा रिवर बड़े रिवर में आकर के मिलता है तो क्या होता है, उसका सहायक नदी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द यमुना इज ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। कह रहे कि यमुना रिवर जो है ना, वो गंगा रिवर का क्या है, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। इट फॉल्स into the गंगा rather than directly into the ocean। करे कि वो गंगा में मिल करके जैसो कहाँ जाती है, ओशियन में जाती है, क्योंकि डायरेक्टली तो वो जा नहीं सकती है। अब आता है मल्टी क्रॉपिंग। ये मल्टी क्रॉपिंग क्या है ये समझिए, जब हम एक सेम फील्ड पे, सेम जब भूमि पे एक वर्ष के दौरान अलग अलग प्रकार के फसल उपजाते हैं तो उसे मल्टी क्रॉपिंग बोला जाता है। लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन 1 ईयर। मतलब एक वर्ष के दौरान में जब हम उस क्षेत्र में, उस फील्ड में एक के बाद एक फसल, एक के बाद एक फसल, मतलब एक फसल कटाई की है, दूसरा फसल फिर बुआई की। जैसे हमारे आपके यहाँ धान की खेती होती है, अभी कुछ दिन बाद, अब जो है कुछ दिन बाद जैसे धान की खेती होगी, फिर धान की कटाई हो जाएगी, फिर गेहूं की खेती होगी, जबकि एक ही जमीन है, एक ही जगह है, एक ही फील्ड है। तो इसीलिए इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला गया है। अब आपको लग रहा हो कि क्यों बोला गया हार्ट ऑफ इंडिया? काफी उपजाऊ जमीन माना गया है। ये अलाउ करता है फार्मर को ग्रो व्हीट, राइस एंड अदर क्रॉप्स। मतलब अनेकों प्रकार की खेती होती है, फसल उपजाया जाता है। वन आफ्टर एन अदर, मतलब एक के बाद एक, ऑन द सेम फील्ड, सेम जो फील्ड होता है उस पे। अब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का मतलब, नाम का, जिसका नाम का मतलब है ना, ये क्या है, सन ऑफ ब्रह्मा। इसका मतलब क्या है, ब्रह्मपुत्रा का मतलब क्या हुआ, सन ऑफ ब्रह्मा। अनलाइक अदर रिवर्स, जैसे कि बहुत सारी नदी के बारे में आप देखते होंगे जो गर्मी के टाइम में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, लेकिन ये क्या होता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है। कारण क्या है, जो हिमालय का ग्लेशियर है ना, वो पिघल के इसमें वाटर आकर मिल जाता है, और जैसे वाटर मिलेगा किसी भी रिवर में तो उस रिवर का साइज बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस पार्ट में जो है सो हम इतना चीज कवर किए। सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का
लेकर के हम बहुत जल्दी आएंगे। इसमें हम लोग क्या क्या समझे, तो इंडिया के बारे में समझे जो कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए कि जो 6 लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया से पहले वो कौन कौन है, उसका नाम कमेंट में लिखिए। फिर अगला वीडियो में हम उसको जैसे पहले बता देंगे आप लोग को, उसका ट्रिक भी है कि याद करने का, वो भी बता देंगे। इंडिया जैसो अपने पड़ोसियों के साथ में मिलकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं। हिमालय पर्वत के बारे में समझे कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बना, वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों बोला जाता है, इस सभी के बारे में हम समझे। गोंडवाना आइलैंड के बारे में समझे। स्टिल ग्रोइंग, मतलब आज भी हिमालय पर्वत ग्रो कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना से मिलीमीटर ग्रो कर रहा है हर वर्ष, ये समझे। 3 रेंज के बारे, हिमालय के 3 जो 3 रेंज है उसके बारे में पढ़े। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक के बारे में पढ़े। लद्दाख के बारे में पढ़े जो कोल्ड डेजर्ट है, मून लैंड बोला जाता है निकनेम। पैंगोंग शो लेक यहाँ पे है। एक स्नो लेपर्ड भी यहाँ पाया जाता है। याक के बारे में पढ़े जो कि काफी इंपोर्टेंट एनिमल है वहाँ के व्यक्तियों के लिए। उसके बाद में गैंगटेक प्लेन्स के बारे में पढ़े हम, जो कि काफी उपजाऊ है, यहाँ की जनसंख्या काफी ज्यादा है। और यहाँ क्यों उपज होती है, क्योंकि रिवर इसके आसपास से गुजरती है। इसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें हम लोग थार डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, थार डेजर्ट के बारे में। अरावली हिल्स जो कि अभी कुछ दिन पहले काफी चर्चा में था गवर्नमेंट की वजह से। पेनिसुला प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कोस्टल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देखे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो कोई अगर आपको कमी लग रही है आप उसे कमेंट करें कि सर इस चीज में इम्प्रूव कीजिए, हम जरूर इम्प्रूव करेंगे, आपकी बात को हम फॉलो करेंगे। और अगला वीडियो इसका जो है सो सेकंड पार्ट हम लेकर के बहुत जल्दी आएंगे। और इस चैनल पे और भी बहुत सारे आपको वीडियो जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए होगा, या जो हमें जानना चाहिए एज ए सिटीजन, मतलब नागरिक, भारत के नागरिक होने के नाते हमें जानना चाहिए, वो सब बहुत सारी चीज इस पे हम वीडियो डालेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।